किसी भी कुंडली को देखने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि किस कुंडली के 12 भावों में कौन सा भाव से क्या देखते हैं और क्या नहीं देखते हैं, तभी आप कुंडली का सही विश्लेषण कर सकते हैं। तो इसलिए हम आपको बताते हैं कि किस भाव से आप क्या देख सकते हैं, ताकि आप जब भी किसी कुंडली को देखें तो कब और कहाँ किस कुंडली को किस भाव में देखना है, किस ग्रह को देखना है, अगर किसी जैसे धन के लिए देखना है तो दूसरे भाव से देखते हैं, दाम्पत्य जीवन के लिए सप्तम भाव से देखते हैं। ऐसे 12 भाव हैं जिसकी जो हर एक चीज को डिनोट करते हैं, हर एक अलग अलग चीज को। तो इस चीज को हम लोग विस्तृत से इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। लग्न पहला भाव होता है और ये भाव किसी भी जातक का अपना भाव होता है। यह बात बताता है कि वह जातक के लग्न को देखकर आप काफ़ी कुछ उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, रूप रंग कैसा होगा, वह उसका धन मान यश वैभव ऐश्वर्य, उसका बारे में लोगों का विचार कैसा होगा, ये सब कुछ आप लग्न को देखकर बता सकते हैं। लग्न कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि यही वह भाव है जो आपको दिखाता है। जब यही भाव ही पहला और समझिए आखिरी भाव है, जब तक आप जीवित रहिएगा, यही भाव जीवन है पूरे कुंडली का और सबसे महत्वपूर्ण भाव है। पहला भाव केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। ये एक बहुत ही बलवान भाव होता है। इसलिए किसी भी कुंडली देखने वाले को सबसे पहले इस भाव पर ही नजर जानी चाहिए। और अगर आप किसी कुंडली देख रहे हैं, अपनी कुंडली देख रहे हैं, तो आपका सर्वाधिक प्रयास यह होना चाहिए कैसे मैं इस भाव को ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर सकूं। इस भाव का जो स्वामी होता है उसको लग्नेश कहते हैं और भाव को लग्न कहते हैं। तो यह लग्न और लग्नेश यही वह जातक है, यही अगर आप अपनी कुंडली देख रहे हैं तो यही आप हैं, यही सब आपके लिए सब कुछ है, यही समझ लीजिए आपके अंदर का प्राण है। अब देखिए दूसरा भाव आता है। दूसरा भाव किसे कहते हैं? दूसरा भाव ये देखिए यहाँ है, यह 3 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन ये दूसरा भाव है। पहला भाव ये था जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है, ये 3 है। ये काल पुरुष कुंडली नहीं है, ये एक एग्जाम्पल की कुंडली मैंने ली हुई है। तो ये दूसरा हिस्सा है। तो ये दूसरा भाव से क्या देखते हैं? धन देखते हैं, कुटुंब देखते हैं और शासन देखते हैं। चूंकि यह भाव 7वां से 8वां है, तो ये भाव भी एक तरह से मार्कियस का भाव भी है। ये बहुत ही मतलब ये भाव समभाव के रूप में है। इस भाव से न शुभता देखी, न शुभ होता है न अशुभ होता है, लेकिन यह भाव मार्कियस होता है। ये सदैव ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये सप्तम से 8वां होता है। तो यह भाव से धन कुटुंब देखते हैं, पैसा देखते हैं, शासन देखते हैं, कितना संचित धन है ये देखते हैं। तो ये सब चीज हम लोग द्वितीय भाव से देखते हैं। तो द्वितीय भाव पर भी लोग विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि धन और कुटुंब हर एक लोग चाहता है कि मेरा परिवार बड़ा हो, मेरे पास धन अच्छा संचय हो। इसलिए द्वितीय भाव का एक अपना विशेष महत्व है। लेकिन चूंकि इसके साथ मार्कियस मतलब कष्टदायी है, जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इस भाव को पर भी विशेष इंसान को ध्यान देना चाहिए। ये भाव जितना बलवान होगा, इसका स्वामी जितना अधिक बलवान होगा, व्यक्ति के पास उतना अधिक संचित धन होगा, उतना अधिक उसके पास कुटुंब रहेंगे। ठीक है। और शासन भाव भी इसी से देखा जाता है कि आदमी के अंदर शासन करने के लिए किसी को कितना उसको मौका मिलेगा, या अगर वो करना चाहेगा तो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, उसका पास उसको शासन करने का अर्थात जैसे मंत्री है, आईएएस है, ऑफिसर है, प्रधानमंत्री, जितना मजबूत ये भाव होता जाएगा उसको उसके अंदर शासन करने का उसके पास चांस उतना अधिक बढ़ता जाएगा। अब ये तीसरा भाव है जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में तीसरा भाव है। तीसरा भाव से हम लोग पराक्रम देखते हैं, छोटा भाई देखते हैं, छोटी यात्रा देखते हैं और कान देखते हैं। ये जो दूसरा भाव था इससे हम लोग आंख देखते थे। ठीक है। और पहला भाव से तो मैंने बताई आपको कि हम लोग रूप रंग देखते हैं, कदकाठी देखते हैं। और ये तीसरा भाव है, इससे आपका भुजा देखते हैं, कंधे देखते हैं, ये सब चीज अगर शारीरिक रूप से देखना है काल पुरुष में तो। और ऐसे मुख्यतः इससे पराक्रम देखते हैं, छोटा भाई देखते हैं और
कितना साहस है व्यक्ति में, ये देखते हैं। तो इस भाव का कारक ग्रह होता है मंगल। इस भाव में मंगल बहुत ही शुभ फलदायक होता है। और इस भाव का स्वामी जहाँ पे भी बैठता है उस भाव से में आदमी बहुत ही विशेष प्रयासरत रहता है, उस भाव पे विशेष कार्य करता है। समझ लीजिए, अगर तीसरा भाव, ये जो है तीसरा भाव, इसका स्वामी अगर 11वें भाव में बैठ गया, लाभ भाव में बैठ गया, तो व्यक्ति सदैव अपना पराक्रम लाभ पे दिखाने की कोशिश करता है। मतलब कैसे वो हम लाभ ये इन तीन प्रकार किसी प्रकार भी लाभ प्राप्त करने के लिए हमेशा जुगलबंदी में लगा रहेगा। और यही अगर यह भाव जैसे धन भाव में बैठ गया तो वो व्यक्ति अपना मतलब मेहनत, साहस, पराक्रम हमेशा धन जुटाने में लगाए रहेगा। तो ये सब चीज जो है पराक्रम भाव से देखा जाता है। यह एक त्रिक भाव होता है। त्रिक भाव मतलब एक अनिष्ट कारक भाव होता है। इसको स्वामी को शुभ नहीं माना जाता है। और ये कुंडली में ये ग्रह हमेशा शत्रु ग्रह का ही को प्राप्त होता है। इसीलिए इस भाव का स्वामी का खराब ग्रह में जगह पे ही बैठना शुभ माना जाता है। शुभ जगह पे बैठकर यह ग्रह कभी भी शुभ फल नहीं देता, यह ग्रह कभी भी शुभ फलदायक नहीं होता है। इसलिए इस ग्रह का स्वामी को अशुभ जगह पे बैठना ही शुभ कुंडली में शुभदायक माना जाता है। अब आइए ये चौथा घर, 4th हाउस। ये 4th हाउस सेंटर का ग्रह है, मतलब घर है, मत केंद्र का घर है। अब ये केंद्र का जो घर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आदमी के जीवन में। ये माता का घर होता है, ये माँ का घर होता है, ये भूमि का घर है, ये वाहन का घर है, ये सुख का घर है। ये अगर शरीर के अंदर देखिए तो ये फेफड़े का घर है। ये घर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन, आपका घर है ये घर। जितना ये घर शुभ रहेगा उतना आप जीवन में सुखी रहिएगा, उतना अच्छा आपको वाहन प्राप्त होगा, उतना अच्छा आपकी मतलब जो आपको ओपन हार्ट सर्जरी ये सब जो देखा जाता है इसी भाव से देखा जाता है। और भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद सब कुछ इसी भाव से देखते हैं, वाहन। इसलिए इसका स्वामी को शुभ होना और इस भाव पे शुभ दृष्टि होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैं इस भाव में बैठा ग्रह या तो ये खाली रहे, या तो इस घर में शुभ ही ग्रह बैठा रहे या शुभ ग्रह से दृष्ट हो, अन्यथा ये खाली रहे। वरना ये जीवन में परेशानी प्राप्त हो सकती है। अगर आप ये देखिए भगवान राम की कुंडली और ऐसे बड़े बड़े राजा विक्रमादित्य की कुंडली को भी अगर आप देखिएगा तो उनके चौथे भाव में तुला राशि का शनि विराजमान रहता है। और शनि जो है, और उनको इसी दशा में उनको वनवास योग मिला राजा भगवान राम को। राजा विक्रमादित्य जो अपने बुरे वक्त से बहुत गुजरे और राजा हरिश्चंद्र, सबका इसी भाव में शनि उच्च का था। और वो उनकी जब दशा आई तो उनको दुर्दशा और दुर्गति प्राप्त हुई। इसीलिए अगर आपका चौथा घर में शनि, राहु, सूर्य, मंगल ये सब भाव ग्रहों को नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये सब ग्रह बहुत यहाँ सुख फल प्रदान नहीं करते, लोगों को अक्सर परेशानी दिए रहते हैं। इसीलिए यह भाव महत्वपूर्ण है और ये एक कोमल भाव है। इस पर विशेष रूप से जब भी किसी व्यक्ति के सुख समृद्धि और सुख के बारे में जानना है तो इस भाव पर नजर गड़ाना चाहिए। अब आते हैं पंचम भाव पे। ये यहाँ जो 6 लिखा हुआ है, 6 नंबर पे लिखा हुआ है, ये पंचम भाव होता है। ये पंचम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है कुंडली का। इसको त्रिकोण भाव कहते हैं। यह त्रिकोण भाव कुंडली में इतना महत्वपूर्ण है जिसका आप उम्मीद नहीं लगा सकते। ये आपका बुद्धि का, कौशल का, प्रेम का, संतान का, एग्जाम्स का, पेट का, ये सब का मतलब ये दिखाता है। यही भाव है जो आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर बाजार में जब लोग खेलते हैं तो यह भाव उस भाव को भी, उस चीज को भी इसी भाव से देखते हैं कि वो इंसान कितना सफलता प्राप्त करेगा और किस स्तर का। इसलिए जब भी कोई आदमी सट्टा, शेयर बाजार, लॉटरी, भाग्य के बारे में पूछता है, शेयर बाजार को लेकर जब भाग्य के बारे में पूछता है तो सदैव आपको पंचम भाव का विचार करना चाहिए, पंचमेश का ही विचार करना चाहिए। और लोग जब भी आपसे पेट की बीमारी के बारे में पूछते हैं कि तो उसको पंचम भाव से ही देखना चाहिए। अगर पंचम भाव पीड़ित है, पंचम भाव में दुष्ट ग्रह बैठे हुए हैं या उसका जो स्वामी है वो कमजोर होकर पड़ा हुआ है, पीड़ित है, तो समझ लीजिए उसको पंचम भाव का सुख नहीं प्राप्त होगा।
बुद्धि से, विद्या से, पुत्र से, भाग्य से वह सदैव पीड़ित रहेगा या उसे जीवन में बाधा पहुंचती रहेगी। इसलिए ये सब चीज का विचार आपको पंचम भाव से करना चाहिए। और हाँ, पंचम भाव का जो कारक ग्रह होता है वो बृहस्पति होता है, क्योंकि ये सब जो गुण है बुद्धि का, मंत्रणा शक्ति का, पुत्र का, ये सब का स्वामी बृहस्पति होता है। इसलिए पंचम भाव अगर बृहस्पति से प्रभावित है या पंचमेश बृहस्पति से प्रभावित है और बृहस्पति शुभ है, तो आप ये मान के चलिए कि ये व्यक्ति पंचम भाव से रिलेटेड जो भी बातें मैंने कही, ये सब सारे बातों का उसको सुख प्राप्त होगा और वो इस बात को लेकर कभी परेशान नहीं होगा। अब आइए छठा भाव, यहाँ जो 7 नंबर लिखा हुआ है, ये छठा भाव। ये छठा भाव जो होता है ना, त्रिक स्थान है और ये बहुत ही अशुभ स्थान है। और इससे 3 महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं: ऋण, रोग, शत्रु, कर्जा, बीमारी और दुश्मन। और किसी जिस जातक है उसकी माता की मामा का भी विचार यहीं से किया जाता है, मतलब माता के छोटे भाई बहन का विचार इसी से किया जाता है। और पेट की जो अंतरियां होती हैं उसको भी इसी भाव से देखते हैं। तो ये सब चीज है। और इसका स्वामी जो होता है वो जिस भाव में बैठता है उस भाव को पीड़ित करने में सदैव लगा रहता है। तो ये आप मान के चलिए कि ये भाव में अगर कोई ग्रह बैठता है, शुभ ग्रह, तो वह निष्फल हो जाता है शुक्र को छोड़कर। इस भाव में शुभ ग्रह का कोई कार्य नहीं है, यहाँ जो कुछ भी है। और यही शनि, राहु, सूर्य, मंगल इस भाव में अच्छा फल देते हैं। शनि, राहु, सूर्य इस भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। और राहु सूर्य तो बहुत अच्छा, शत्रुओं, राहु और सूर्य में से दोनों में से कोई भी ग्रह अगर इस भाव में बैठा हुआ है तो वो व्यक्ति शत्रुओं पर हमेशा भारी पड़ता है और शत्रुओं पर सदैव विजय प्राप्त करता है। तो ये भाव और इसका जो स्वामी होता है वो अशुभ होता है, उसका किसी अशुभ स्थान में बैठना ही अच्छा है। अगर वह केंद्र लग्न में बैठ जाए, भाग्य भाव में बैठ जाए, दशम भाव में बैठ जाए, तो लग्न में बैठ गया तो आदमी सदैव रोग ऋण से पीड़ित रहेगा, शत्रु से पीड़ित रहेगा। दशम भाव में बैठ गया तो वह सदैव उसका कार्य क्षेत्र या उसकी ऊंचाई, वो ऊंचा उठने में उसको दिक्कत करेगा। भाग्य भाव में बैठ गया तो पिता और भाग्य सदैव उसको से वो पीड़ित रहेगा। इसलिए इस तरह के स्वामी, इस छठे भाव का स्वामी का तीसरा, 8वां या 12वां भाव में बैठना ही जातक के लिए शुभ फलदायक है। विभिन्न तरीके के जो हम लोग व्यसन देखते हैं, चोरी देखते हैं, विदेश देखते हैं, परेशानी देखते हैं, थकावट देखते हैं, ये सब चीज भी इसी भाव से देखते हैं, छठे भाव से। इसलिए छठे भाव से जितने भी परेशानियां हैं वो सब छठे भाव से ही आती हैं। इसलिए लेकिन यह भाव जो है जीवन का, कुंडली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाता है। इसलिए इसको जरूर देखना चाहिए। जब भी इसकी दशा अंतरदशा आती है तो वह जातक पर सदैव परेशान रहता है और शत्रुओं से वो घिरा रहता है। और इसलिए इसके स्वामी का कमजोर होना ही और मतलब बेहतर है। मजबूत होगा तो जिस भाव में बैठ के मजबूत रहेगा उस भाव को भी सदैव पीड़ित करते रहेगा। अब आइए सप्तम नंबर, 7वां घर। ये 7वां घर बड़ा ही महत्वपूर्ण भाव है। ये भाव जो है मतलब आदमी के पार्टनर का भाव है। अगर पति है, स्त्री है तो पुरुष का, स्त्री कुंडली है तो उसके पति का, पुरुष कुंडली है तो उसकी पत्नी का, और व्यवसाय कर रहे हैं तो उसके पार्टनर का है। और इस घर में शनि जो है ना विशेष बल प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस घर में किसी भी शुभ ग्रह का ही होना या बैठना या देखना ही शुभ माना जाता है। कोई भी अशुभ ग्रह इस भाव में बैठकर कभी भी दाम्पत्य जीवन के लिए, साझेदारी के लिए शुभ नहीं है। इसीलिए मैं आपको, और इस भाव में शुक्र भी अच्छा फल नहीं देता है। लेकिन इस भाव का कारक ग्रह शुक्र ही है। तो ये एक फार्मूला सदैव याद रखिए, जिस भाव का कारक ग्रह है वो उस भाव में बैठकर कभी शुभ फलदायक नहीं होता है, अपितु उस भाव को देखता है तो शुभ फलदायक होता है। अर्थात सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र है, तो लेकिन शुक्र अगर सप्तम भाव में बैठ जाएगा तो दाम्पत्य जीवन को परेशानी में डाल देगा। तो इसलिए शुक्र का लग्न भाव में बैठना ही उचित माना जाता है अगर सप्तम भाव के दृष्टिकोण से। तो ये सदैव ध्यान रखिए कि, और ये सप्तम भाव जीवन में लग्न से सप्तम होता है, ठीक है। ये भाव भी इसका स्वामी भी काफी बलवान होता है।
उसके बाद आता है अष्टम भाव। अष्टम भाव बहुत ही सब पूरे कुंडली में सबसे अशुभ भाव है, क्योंकि यह भाव ही आयु दिखाती है कि इस जातक का आयु क्या है, कष्ट है, रोग है, परेशान, रोग नहीं है, परेशानी है, बहुत जितनी तरह की भी परेशानियां समझ जानते हैं, अशुभ अशुभ चीज समझते हैं, वो सब अष्टम भाव से ही देखते हैं। या कह लीजिए किसी चीज का नाश होना, किसी चीज का अपमान होना, किसी चीज की मृत्यु होना, ये सब कुछ अष्टम भाव से ही देखते हैं। अष्टम भाव जो है वह, लेकिन ये बात भी याद रखिए, अष्टम भाव से गुप्त धन भी देखते हैं। अमिताभ बच्चन की काफी सारी ग्रह जो है इसी भाव में पड़े हुए हैं, और इस भाव, और वो इसी कारण उनके जीवन में सदैव संघर्ष बना रहा। भले चूंकि ये इस भाव से बैठा ग्रह दूसरा घर को सदैव देखते रहता है, तो दूसरा भाव धन का होता है, इसलिए सदैव उनको धन की प्राप्ति तो होती रही, लेकिन अष्टम भाव में बैठा ग्रह आपको जीवन में सदैव संघर्ष और कार्यशील बनाए रहेगा, और सदैव आपको कर्म, आज 80 साल के अमिताभ बच्चन होने वाले हैं, फिर भी वो कार्य करते रहते हैं, और उनके जीवन में उठापटक लगा रहता है, और सदैव किसी न किसी तरह से वो चर्चाएं में रहते ही हैं। तो इसका कारण यही कारण है कि अष्टम भाव में बैठा ग्रह आदमी को सदैव क्रियाशील रखता है, और उसको सदैव उसके जीवन में उठापटक, परेशानी, मान अपमान से जुड़ा रहता है। इसीलिए ये भाव बहुत भी महत्वपूर्ण हो जाता है इस कुंडली में, जानने के लिए कि किस तरह के परेशानियों से वह व्यक्ति घिरा रहेगा। किसी भी भाव का स्वामी अगर इस भाव में आता है तो उस भाव का नाश कर देता है, क्योंकि यह नाश और मृत्यु का घर है, इसलिए जो कुछ भी इस घर में बैठेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह एक बहुत ही अशुभ घर है, और इसका स्वामी भी बहुत अशुभ होता है, इसलिए इसके स्वामी का भी किसी अशुभ भाव में बैठना ही जिसकी कुंडली है उसके लिए शुभ माना गया है। अतः इस बात को सदैव ध्यान रखिए कि अष्टम भाव, यहाँ 9 नंबर जो लिखा हुआ है, ये अष्टम भाव है, इसमें न अच्छा है कि कोई ग्रह न बैठे, और कभी भी, और सबसे अच्छा, और उससे भी अच्छा ये होगा कि इस घर का जो स्वामी है जो वो इसी घर में बैठ जाए अष्टम भाव में, तो ये एक अच्छा राजयोग है। या उसका स्वामी इस छठे भाव में बैठ जाए, या उसका स्वामी इस भाव में बैठ जाए, तो ये विपरीत राजयोग बनाता है, क्योंकि ये मृत्यु का घर है। तो जब ये मृत्यु का जो स्वामी होगा, जब आपके छठे भाव में बैठेगा, जो छठा भाव जो आपके दुश्मन का है, ऋण का है, रोग का है, शत्रु का है, परेशानियों का है, उन सब का ये नाश करने लगेगा। या आपके 12वें भाव का है, 12वें भाव में भी लॉस देखते हैं, आगे चल के मैं बताऊंगा। तो ये 12वां, ये जो होगा क्या है ना, कि जब इसका स्वामी छठे भाव में बैठेगा, जो रोग, ऋण, शत्रु है, या अपने ही भाव में बैठेगा, तो वो इसी चीज का नाश करेगा, जिस चीज के लिए जिस चीज का है। तो अच्छा है, मृत्यु ने मृत्यु का ही नाश कर दिया, नाश ने नाश का ही नाश कर दिया, मृत्यु ने अपमान का ही नाश कर दिया। तो जब अपमान ही नहीं रहा तो आपको जीवन में सिर्फ मान ही मान रहेगा। तो अगर वो छठे भाव का नाश कर दिया तो आपका रोग का नाश कर दिया, आपके ऋण का नाश हो गया, आपका शत्रु का नाश हो गया, तो आपकी थकावट का नाश हो गया, आपके परेशानियों का नाश हो गया। तो इस तरह से कितना अच्छा है कि अगर ये अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाए, और छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठ जाए। अगर ये राशि परिवर्तन हो जाता है ना, तो ये जबरदस्त राजयोग है, और इस ऐसा राजयोग जिसको प्राप्त होता है ना, उसके जीवन में कठिनाइयां तो रहती हैं, मगर ये सारे कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके अपना जीवन को एक सफल बना लेता है। अब आइए कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव में से एक भाव, लग्न के बाद अगर सबसे कुंडली का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाव है तो ये नवम भाव। ये नवम भाव त्रिकोण भाव है। यह भाव, ये पहला त्रिकोण भाव ये पंचम भाव था, यहाँ 6 लिखा हुआ है, और दूसरा त्रिकोण भाव ये है। लग्न भी त्रिकोण भाव है, 1 त्रिकोण भाव, 2 त्रिकोण भाव, 3 त्रिकोण भाव। कुंडली में टोटल 3 त्रिकोण भाव होते हैं। तो ये तीसरा त्रिकोण भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके पिता का भाव है, आपके भाग्य का भाव है, आपके धर्म का भाव है, आपके ऊपर कैसे आपको दैवीय कृपा मिलेगी उसका भाव है। ये शिक्षा के भी शिक्षा का भाव है, यानी कि ऊंची शिक्षा का भाव है। ये आपके शरीर में जांग का हिस्सा है। ये जिस भाव में, ये भाव बहुत ही शुभ भाव है। इस भाव में ग्रह का होना बहुत शुभ माना जाता है। अक्सर कोई भी ग्रह इस भाव में बैठ के शुभ ही फल प्रदान करते हैं अक्सर। और इस भाव का जो स्वामी होता है, जिस भाव में भी बैठता है, उस भाव का भी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है।
यह भाव बहुत ही शुभ है और इसका स्वामी बहुत ही शुभ होता है। जिस कुंडली का यह जो भाव और भाव का स्वामी लग्नेश का सदैव मित्र होता है। चाहे कोई भी कुंडली हो, जब भी इस भाव का स्वामी आपका मित्र होगा, ये सदैव ध्यान रखिए। और ये भाव जिस भाव में भी बैठेगा इसका स्वामी, उस भाव से रिलेटेड चीज में आपको भाग्य के द्वारा आपको उसकी प्राप्ति कराएगा, यहाँ वहां से आपको भाग्य की प्राप्ति होगी। तो इसलिए इस भाव की जब दशा आती है, समय आता है ना, तो इंसान काफी भाग्यशाली माना जाता है और काफी भाग्यशाली लोग के जीवन में इसकी दशा महादशा आती है। तो जब ये चीज आपको आए, जब इसकी दशा महादशा या इसके स्वामी जिस घर में बैठे हैं उसकी दशा महादशा, या इसका स्वामी जिसके नक्षत्र में बैठा है उसकी दशा महादशा, तो समझिए कि भाग्य का आपको साथ मिलेगा। इसलिए आप अपने कर्म को आगे बढ़ाइए और मतलब मेहनत करते रहिए, भाग्य आपको साथ देगा। और अगर इसका स्वामी कमजोर होकर पड़ा हुआ है कुंडली में, तो कोशिश कीजिए कि कैसे इसके स्वामी को आप बलवान कर सकें। अगर इसका स्वामी को आप बलवान करते हैं तो निश्चित, अगर ये बलवान हो जाता है तो आप निश्चित मानिए कि आपकी कुंडली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और आपके जीवन का एक सफल होने जा रहा है। अब आइए दसम भाव से। दसम भाव टोटल कुंडली में 4 केंद्र भाव होते हैं। तो चारों केंद्र भाव में जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भाव होता है वो दसम भाव होता है। दसम भाव का जो स्वामी होता है वो कुंडली में सबसे सर्वाधिक बलवान होता है, लग्नेश से भी ज्यादा बलवान होता है। और यह भाव यदि ऊंचाई दिखाता है, पदवी दिखाता है, कर्म दिखाता है, आपके शरीर में घुटनों को दिखाता है। इस भाव का स्वामी जिस भाव में बैठता है ना, वो भाव में ऊंचाई ला देता है, उस भाव की ताकत बढ़ा देता है, वो बलवान कर देता है। इसलिए दसम भाव का स्वामी और दसम भाव में बैठा ग्रह सदैव ऊंचाई का प्रतीक होता है। तो मैं एक बात आपको ये बताना चाहता हूं कि आप नोट कीजिए, जब भी सूरज आकाश में सबसे ऊंचा रहता है तो वह दसम भाव में ही रहता है। उस समय वो कुंडली के दसम भाव से गुजर रहा है। इस बात को नोट कर लीजिए। आकाश में जब भी दिन के समय आकाश में आप सूर्य को देखते हैं और सूर्य सबसे ऊंचा है आकाश में जिस वक्त, उस समय वो कुंडली के दसम भाव में ही है। तो इसीलिए कुंडली का जब दसम भाव में बैठा ग्रह सदैव ऊंचाई का प्रतीक है। जब भी वह दसम भाव में ग्रह आएगा तो ऊंचा हो जाएगा। जो ग्रह भी आएगा वो दसम भाव में ऊंचा हो जाएगा। उसका स्वामी जहां कभी बैठेगा उस चीज को ऊंचा कर देगा, वो हमेशा उसको ऊंचाई का रहेगा। इसलिए अगर जीवन में ऊंचा उठना है तो इस ग्रह और इस घर के स्वामी का बलवान होना नितांत आवश्यक है। इसीलिए जब आप कुंडली में जब भी हम लोग बहुत बड़ा सक्सेस के बारे में बात करते हैं तो दसम भाव और दशमांश पे ही विचार किया जाता है। ये इसका स्वामी, ये भाव और इस घर को देखने वाले ग्रह, इस घर नवांश में सब भाव में इसको देखकर इसका विचार करना चाहिए। और ये तब ये ग्रह घर ये बताता है कि वह व्यक्ति कितना ऊंचा जाएगा और उसकी क्या स्थिति रहेगी। इसका स्वामी का अशुभ भाव में बैठना कतई ही शुभ नहीं है, वरना जीवन में मान सम्मान प्रमोशन ये सब इसी भाव से देखते हैं। इस भाव का स्वामी का अष्टम, छठा, द्वादश में बैठना कतई शुभ नहीं। इस भाव इसका स्वामी का केंद्र, त्रिकोण या एकादश भाव या द्वितीय भाव में बैठना ही जातक के लिए, जिसकी कुंडली है उसके लिए हितकारी है। इस बात को सदैव ध्यान में रखिए। अब एकादश भाव का विचार करते हैं, जहाँ पे ये 12 नंबर लिखा हुआ है। ये जो भाव देख रहे हैं इसको एकादश भाव कहते हैं। यह कुंडली का ऐसा भाव है जिसको लाभ भाव कहते हैं, आय के भाव कहते हैं। ये शरीर में टांग का भाव होता है। और ये भाव चूंकि ये जो 6th है वो छठा से छठा है, इसलिए ये भाव भी ऋण से ऋण का है। इसलिए जब भी ऋण से ऋण का है और ये भाव भी चोट का है, यह भाव भी शुभ नहीं माना जाता है। यह भाव का स्वामी भी अशुभ होता है। मगर चूंकि ये लाभ और आय का है तो धन के मामले में, इनकम के मामले में यह घर बहुत शुभ माना जाता है। तो माना जाता है कि इस भाव में, माना कहता है ये सच्चाई है कि इस भाव में बैठा ग्रह सदैव आपको उस चीज की प्राप्ति करा देता है जिस चीज का वह घोतक है। समझ लीजिए, इस घर में जितने ज्यादा ग्रह बैठे रहेंगे उतना शुभ माना जाता है कुंडली, मतलब आपके लिए वो फायदेमंद है। ये बात है, अगर इस घर में एकादश भाव में कहीं जिस भाव का भी स्वामी बैठ जाए उस चीज की वो प्राप्ति करा देगा।
ये इस घर की इसकी खूबी है। ये बहुत ही शुभ तो नहीं, बहुत ही अशुभ घर है, लेकिन कुंडली के लिए बहुत काम का घर है। ये इनकम है, ये आमदनी है। इस घर में जो कोई ग्रह भी बैठेगा वो आपको आमदनी दे के ही जाएगा। जितना अशुभ ग्रह इस घर में बैठे या शुभ ग्रह बैठे, यहाँ तक कि नीच ग्रह भी बैठे तो भी अच्छा है। इतनी इस तरह का ये घर है। नीच ग्रह भी यहाँ पे आके उच्च के समान फल देने लगता है। आप ये समझ लीजिए। एकादश भाव, ये जो भाव है एकादश भाव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है और ये बहुत ही अच्छा भाव है। अच्छा भाव कहने का मतलब मटेरियलिस्टिक गेन के लिए। बाकी सब मामले में इस भाव और इसका भाव का स्वामी अकारक है, अशुभ है, और इसका स्वामी कुंडली का जो जिसका कुंडली होता है उसका वो मित्र नहीं होता है इस भाव का स्वामी। इस बात को सदैव ध्यान रखिए। ये भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी लग्नेश का सदैव शत्रु होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि ये एकादश भाव धन के लिए, लाभ के लिए, आमदनी के लिए, प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ है। बाकी सब चीज के लिए इसका स्वामी बहुत अशुभ है। इसके भाव का स्वामी को या तो एकादश स्थान में बैठे या ऐसे स्थान में बैठे, त्रिक भाव में बैठे, और अष्टम में तो ना बैठे और द्वादश में ना बैठे, बाकी सब जगह पे बैठ जाए या खुद के घर में बैठ जाए। लेकिन बाकी सब दूसरे भाव में बैठेगा वहाँ पे वो चोट परेशानी खड़ा करते रहेगा। इस बात को सदैव ध्यान में रखिए। अब ये द्वादश भाव, कुंडली का आखिरी भाव, ये लग्न से 12वां होता है। यहाँ ये एक लिखा हुआ है। ये भाव जो होता है ये बहुत ही अशुभ, बहुत अष्टम के बाद जो अष्टम सबसे अधिक अशुभ भाव, उसके बाद दूसरा नंबर पे ये 12वां भाव ही आता है अशुभ। लेकिन ये समभाव माना जाता है। जैसे ये दूसरा भाव मैंने बताया था आपको, ये समभाव है, वैसे ही ये 12वां भाव भी समभाव है। इसका स्वामी न लग्नेश का शत्रु होता है न मित्र होता है, उसके साथ वो समभाव रखता है। इसलिए इस भाव का स्वामी, इसलिए इस भाव का स्वामी के साथ अक्सर लग्नेश की मिला जुला संबंध रहता है। इस भाव से हम खर्चा देखते हैं, इस भाव से व्यय देखते हैं, इस भाव से हम मोक्ष देखते हैं, मंदिर देखते हैं, पांव देखते हैं। इस भाव से पिता की, अपनी दादी को भी आप देखते हैं। इस भाव से आप मोक्ष को देखते हैं। यह भाव भी एक खर्चा करने का ग्रह है, लेकिन यह भाव काफी शुभ माना जाता है। शुभ मतलब शुभ नहीं माना जाता है। इस भाव में एक दूसरा तरह गुण है, खर्चे का गुण है। अगर ग्रह में इस भाव में ग्रह बैठना एक बहुत अच्छी बात दिखाती, मतलब कि धन का खर्चा हो रहा है, लेकिन इस बात को समझने की बहुत ही गूढ़ बात है। खर्चा अगर इस भाव में ग्रह बैठ जाए तो खर्चा वही आदमी करेगा जिसके पास पैसा होगा। तो खर्चा करेगा कैसे? अगर उसके पास पैसा नहीं रहेगा या उसके पास सामान नहीं रहेगा तो खर्चा कैसे करेगा? इसीलिए 12वां भाव में ग्रह बैठना इस बात का परिचय है कि वो चीज़ तो आपको प्राप्ति होगी और उसकी आप खर्चा भी कीजिएगा और वो आपको प्राप्ति कराते रहेगा। इसलिए इसलिए 12वां भाव भी एक तरीके से मतलब मजेदार भाव है। वो है तो खर्चे का भाव, और यहाँ जो भी जाता है उसका खर्चा होने लगता है। और ये उतना कुंडली में केंद्र त्रिकोण के मामले में के बराबर का भी नहीं है, लेकिन इसका अलग ही मीन्स जलवा है और इसका एक अलग ही कहानी है। जैसे जैसे आप कुंडली को देखना शुरू कीजिएगा, समझना शुरू कीजिएगा, वैसे वैसे आप इस चीज़ को समझिए कि कैसे हर एक भाव अपना खेल दिखाता है। एक बात 12वें भाव को बताने के बाद मैं एक बात बताना चाहता हूँ। कुंडली में ग्रह केंद्र और त्रिकोण में बैठे, तो केंद्र में बैठे तो सबसे अच्छा, केंद्र त्रिकोण में बैठे उसके बाद अच्छा, उसके बाद वो दूसरे 12वें में बैठे तो अच्छा, उसके बाद वो तीसरे, छठे, 11वें में बैठे तो अच्छा, सबसे आखिरी में 8वां भाव में बैठे तो अच्छा। आप मैं बात समझ गया हूँ। मैंने ये कहा कि कुंडली में ग्रह जो लग्न और केंद्र में बैठे तो सबसे अच्छा, उसके बाद केंद्र और त्रिकोण अर्थात पंचम भाव और 9वें भाव में बैठे तो अच्छा दूसरे रैंक पर। तीसरे रैंक पर वो आता है दूसरे भाव या 12वें भाव में बैठे तो अच्छा, उसके बाद वो तीसरे में बैठे, छठे में बैठे, 11वां में बैठे, उसके बाद 12वां में, उसके बाद ये 8वां में बैठे। 8वां भाव सबसे खराब भाव में होता है। इसमें बैठकर ग्रह अपने फल को दे ही नहीं पाता है, उसका नाश होने लगता है।
तो ये सब चीज़ आपको कुंडली, ये सब चीज़ मैंने आपको जो बताई, ये सब बात को हमेशा ध्यान रखिए कि किस भाव से क्या देखा जाता है, किस भाव का स्वामी को किस तरह से फल देता है। तो जब भी आप कुंडली की विवेचना करने लगी या कुंडली देखने लगिएगा तो आपको ये सब चीज़ आपको बहुत ही सुविधादायक होगी। और ये सब आप नोट करके रख लीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम कोशिश करते रहे हैं कि हम ये जो सीरीज कुंडली सिखाने का शुरू किए हैं वो चालू रहे और आप लोग कुंडली को सीख सकें, जान सकें और मान सकें कि ज्योतिष विद्या में कितना दम है, और अपना जीवन को सफल बना सकें और अपने परिवार के जीवन को सफल बना सकें। ज्योतिष विद्या एक दिन की विद्या नहीं है कि एक दिन और 2 दिन या 1 हफ्ता में सीखी जा सकती है। ये लगे रहने की विद्या है। लगे रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। एक न एक दिन हम लोग ज्योतिष विद्या का झंडा हर जगह गाड़ देंगे और बताएं कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र जो हजारों लाखों सालों कई युगों से चली आ रही है वो कितना मजबूत है और कितना दम है। और अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को शेयर कीजिए दूसरे लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए, उनको भी ज्योतिष सिखाइए। क्योंकि ये एक बहुत ही मज़ेदार विषय है। जब जैसे जैसे आप उसको सीखना शुरू कीजिएगा उस वैसे वैसे आपको मज़ा आने लगेगा और आप इसके चमत्कार से खुद ही चमत्कृत हो जाइएगा। धन्यवाद आज के लिए।